हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपों के ड्रिफ्ट का सिद्धांत। ये अल्फ्रेड वेजनर ने दिया था 1910 में। इससे पहले कुछ लोगों ने और दिया था, हालांकि वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। वेगनर की थ्योरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इन्होंने बताया कि सब बहुत पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, कार्बोनीफेरस एज से पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। और ये चारों तरफ से एक बहुत ही महान ओशन से घिरा हुआ था जिसको इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। ये पैंजिया का जो उत्तरी हिस्सा था इसको इन्होंने अंगारा लैंड कहा, और जो दक्षिणी हिस्सा था उसको गोंडवाना लैंड कहा। और ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, ये आपस में एक दूसरे से एक जियोसिंक्लाइन द्वारा सेपरेटेड थे। उनके बीच में एक जियोसिंक्लाइन थी जिसको टेथिस सी कहा गया। जियोसिंक्लाइन पे मैं एक अलग वीडियो बना के डिटेल में आपको समझा दूंगा। ये वास्तव में एक जो है नैरो सी होता है जिसमें लगातार सेडिमेंटेशन होता जाता है। ठीक है। इन्होंने वेगनर ने बताया कि जो सियाल जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को फॉर्म करती है, जो बेसिक इसका कंस्टिट्यूएंट है सियाल मतलब सिलिका एल्युमिनियम वाला हिस्सा। तो ये सिलिका एल्युमिनियम वाली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ओशैनिक क्रस्ट के ऊपर ड्रिफ्ट होती है। ओशैनिक क्रस्ट जो जिसमें कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। तो अब देखिए आगे इन्होंने किस प्रकार बताया। इन्होंने कहा कि ये सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो कार्बोनीफेरस युग में ये स्प्लिट होना शुरू हो गया, और ड्रिफ्ट इसके जो पार्ट्स थे वो एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट होने लगे। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे एशिया के मैप में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से टेथिस सी कहाँ था, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड कहाँ थे। अब तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये जो ऊपर का हिस्सा, ये जो भारत वाला हिस्सा है, ये इधर इसके इस साइड ऊपर के हिस्से में ये पूरा एक जियोसिंक्लाइन था, मतलब ये पूरा समझिए। बाकी यूरेशिया वाला हिस्सा इस साइड था, इस तरफ था। और जो गोंडवाना लैंड था जिसमें कि भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका ये सब थे, ये नीचे था। और बीच में थी एक पतली समुद्र की पट्टी। और अब देखिए, जबकि टेथिस सी ख़त्म हो गया है, इधर हिमालय और तिब्बत के पठार का फॉर्मेशन हो गया, इधर बहुत सारे पठार वगैरह बन चुके हैं हर जगह, लेकिन कुछ रेमनेंट आपको सी अभी भी दिख रहे हैं जिसमें ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी हैं, इनका जो पानी है वो उसी टेथिस सी का जो है रेमनेंट है, मतलब उसका बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हमने आपको मैप के थ्रू भी बताया है। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अब देखिए, वेगनर ने बताया कि ड्रिफ्टिंग दो दिशाओं में हुई, नॉर्थवार्ड और वेस्टवार्ड। तो जो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्टिंग हुई कॉन्टिनेंट्स की, वो ग्रेविटेशनल और रोटेशनल फोर्सेस के कारण हुई, और जो वेस्टवार्ड हुई ये टाइडल फोर्सेस के कारण। ठीक है। अभी देखिए, यही जो फोर्स इन्होंने स्पेसिफाई किए, यही फोर्स इनकी थ्योरी की सबसे बड़ी वीकनेस बने। जब हम इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं तो साइंटिस्ट ने और जोग्राफर्स ने ये बताया कि ये जो फोर्सेस इन्होंने स्पेसिफाई किए, ये इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स को मूव करा दें। तो खैर, ये तो देखिए क्रिटिकली इवेल्युएट करने वाला पार्ट हो गया। बाकी कॉन्टिनेंट्स तो मूव किए, हालांकि वो प्लेट्स के कारण किए, तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आ जाएगा। अभी हम यहाँ देखते हैं कि वेगनर ने क्या क्या बताया।
तो अब इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में देखिए कौन कौन से इन्होंने एविडेंस प्रस्तुत किए। तो जक्स्टाफिक्स ऑफ कॉन्टिनेंट, ये पहला इनका एविडेंस था। तो देखिए जक्स्टाफिक्स या जिसको जिगसॉ फिट भी कहते हैं, तो वो क्या था वास्तव में। ये आप देख रहे हैं, ये जो है इसका शोल्डर ऑफ ब्राज़ील इसको कहा जाता है, ये हिस्सा जो निकला हुआ है। और यहाँ देखिए गल्फ़ ऑफ गयाना जो है अफ्रीका का ये हिस्सा जो यहाँ पे इतना कटा हुआ सा आपको लग रहा है, अगर हम इसको यहाँ करें तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये कोस्ट लाइन, हालांकि इतना डिन्यूडेशन हुआ है, इतने लंबे समय का, इतने सारे इरोजनल एक्टिविटीज़ हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पे आप देखें तो ये यहाँ पर फिट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये अगर देखा जाए तो ये सब जो कटा फटा तट है, इधर का नॉर्थ वेस्ट यूरोप का और नॉर्थ ईस्ट यूएस का और नॉर्दर्न अमेरिका का, ग्रीनलैंड, ये सब आपस में फिट हो सकते हैं, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, कहने का मतलब ये है कि ये कभी न कभी ये आपस में मिली हुई थी, एक सुपर कॉन्टिनेंट को ये फॉर्म कर रहे थे कार्बोनीफेरस युग से पहले। और ये कॉन्टिनेंट्स की कोस्ट लाइन को देखकर ये लगता है कि ये मिल सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक अनुमान आधारित एविडेंस है, लेकिन जो आगे के इन्होंने एविडेंस दिए वेगनर ने, वो ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस है। दूसरा एविडेंस इन्होंने बताया स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटिग्राफिक एविडेंसेस, मतलब कि माउंटेन और रॉक्स का सिस्टम जो एक कोस्ट लाइन में है वो दूसरे कोस्ट लाइन में, अगर मतलब उनके बीच में एक वास्ट ओशन है, जैसे सपोज कीजिए अटलांटिक ओशन के दोनों कोस्ट लाइन में एक जैसे रॉक्स मिल रहे हैं, एक जैसे माउंटेन मिल रहे हैं, एक तरह का माउंटेन जिधर ख़त्म हो रहा है दूसरी तरफ से वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन ये बताता है कि एक समय वो एक थे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं ईस्टर्न ब्राज़ील और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। तो यहाँ देखिए गोल्ड वाली रॉक्स ब्राज़ील में मिलती हैं और गोल्ड डिपॉजिट्स जो है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट में कई जगह मिलते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि जो माउंटेन बेल्ट्स टर्मिनेट हो रही हैं एक तरफ, वो दूसरी तरफ दिखेंगी। देखिए आपको हम मैप में दिखाते हैं। अब इस मैप में देखिए ये जो अपलेशियन चेन आप देख रहे हैं, अपलेशियन माउंटेन्स की, और यहाँ स्कैंडिनेविया में ये जो देख रहे हैं, तो ये लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। और ग्रीनलैंड में जो पाए जाते हैं माउंटेन और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में जो पाए जाते हैं, नॉर्दर्न यूरोप में, ये एक जैसे हैं, ठीक है। इनका जो कालक्रम है, कालेडोनियन और हर्साइनियन पीरियड्स के जो फॉर्मेशन हुआ है इन माउंटेन्स का, वो दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और इधर ब्राज़ील के इस कोस्ट में जो रॉक्स पाई जाती हैं और जो यहाँ पे रॉक्स पाई जाती हैं, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, वो बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। अब इन्होंने अगला एविडेंस दिया फॉसिल एविडेंस, मतलब जो प्राचीन काल के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं कुछ जगह। अब ये देखिए, अगर ये जीव इन समुद्रों को पार करने में सक्षम होते तो हर जगह इनके जीवाश्म मिलते, मतलब इनके फॉसिल्स मिलते। जैसे मेसोसॉरस एक छोटा रेप्टाइल था, तो इसके जो फॉसिल मिले हैं वो ईस्टर्न साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में मिले हैं, और कहीं नहीं मिले। इसका मतलब ये जो ईस्टर्न साउथ अमेरिका था वो साउथ अफ्रीका से मिला हुआ था, जैसा हम अभी आपको जिग्सॉ फिट में दिखा रहे थे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका मिले हुए थे। तो तभी हो सकता है, अदरवाइज़ और जगह भी इसको मिलना चाहिए था अगर ये समुद्र पार कर सकता। इसी तरह एक फर्न थी, एक फॉसिल फर्न, मतलब प्राचीन काल की एक फर्न थी, ग्लोसोप्टेरिस। तो ग्लोसोप्टेरिस जो कि ठंडी जलवायु में उगा करती थी
और आज इसके जीवाश्म अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका जैसी जगहों पे मिलते हैं, जो कि काफ़ी वार्म हैं वर्तमान में। ठीक है, यानी प्राचीन काल में ये जहाँ पे थे वहाँ पोल था आसपास, पोलर क्लाइमेट थी, सब पोलर क्लाइमेट थी, वहाँ पे ये वनस्पतियाँ होगी। लेकिन बाद में ये ड्रिफ्ट कर गए तो ये वनस्पतियाँ जीवाश्म में बदल गईं, ग्लोसोप्टेरिस। इसी प्रकार जो कोल डिपॉजिट हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए और ब्रिटेन में, तो आज की जलवायु के हिसाब से वहाँ का कोल फॉर्मेशन संभव नहीं है, क्योंकि कोल फॉर्मेशन होने के लिए काफ़ी गर्म जलवायु चाहिए। ठीक है, तो ये बताता है कि प्राचीन काल में ये क्षेत्र जो थे वो गर्म जलवायु वाले हिस्से थे, बाद में ये ड्रिफ्ट कर गए। ठीक है, और जो लास्ट एविडेंस दिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, तो वो पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस था। तो इसमें इन्होंने कहा कि देखिए जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं और जो स्ट्रिएशंस और ग्रूव्ड मार्क जो ग्लेशियर्स फॉर्म करते हैं, वो इस तरह का ग्लेशियर्स, एंशियंट ग्लेशियर प्रेजेंस के जो साइन हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में मिले हैं। तो इंडिया में तलचेर नाम की एक जगह में, वहाँ कोल सीम्स के पास ये ग्लेशियर के भी साइन मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज के ये गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पे ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में, पैलियो क्लाइमेटिक का मतलब है कि बहुत ही प्राचीन समय के जो क्लाइमेटिक एविडेंस हैं वो ये बताते हैं कि पहले ये सब साउथ पोल बनाते होंगे। ठीक है, और वहाँ पोलर क्लाइमेट के कारण यहाँ पे ग्लेशियर का वर्क इतना ज़्यादा हुआ और इनके निशान अब तक इन जगहों पर हैं। ठीक है, तो ये देखिए ओवरऑल वेगनर की थ्योरी थी और इसकी कमियां भी हमने आपको बता दी। और ड्रिफ्टिंग हुई, लेकिन वो प्लेट्स के कारण हुई, जो बाद में साइंटिस्ट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।